हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बृहस्पति कोचिंग में। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के पुष्पी पादपों में जनरल लेसन है और उसमें हम लोग अभी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं परागकण के बारे में। ठीक है, आपको पता भी होगा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में परागकण कैसे बनते हैं देख रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो क्रम से लगी हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो हम लोग चलिए दोस्तों पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि परागकण के बारे में। ठीक है, क्योंकि रचना तो हमने पढ़ लिया कि बनते कैसे हैं भाई, तो अभी हम लोग देखेंगे आप परागकण के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि होते क्या हैं। देखिए, परागकण नर भाग होता है पौधे का, नर का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, नर युग्मोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है ना। जैसे मनुष्यों में, जैसे हम लोगों के अंदर क्या होता है कि मनुष्य में नर मादा होते हैं, उसी तरीके से पुष्प में भी नर मादा होते हैं। हम लोग स्पर्म बनाते हैं, शुक्राणु का निर्माण करते हैं, तो पौधे परागकण का निर्माण करते हैं। आया समझ में? तो पहली चीज या पहली लाइन आपको समझ में आ गया होगा, यह नर युग्मोद्भिद का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अब आपको शायद लगता हो कि हमने कभी देखा नहीं है या फिर आपने भी देखा होगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपको हम बताएं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे गुड़हल जो है उसमें आपको स्पष्ट दिखेंगे, गुड़हल का जो फूल होता है उसमें किनारे पीले पीले से लगे होते हैं। अगर आप उसको हाथ में ऐसे करेंगे तब आपके हाथ में पीली पीली गोल गोल सी संरचनाएं लगती हैं, वही परागकण होते हैं। ठीक है, अब आपने तो देख लिया। अगर लेकिन अगर हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ में आया, हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि विभिन्न पौधों में विभिन्न होती हैं, कई तरह की होती हैं, तो वो तो होगा ही। तो हम उसी परागकण की बात कर रहे हैं। मतलब आपने मान लीजिए कि उसको लिया और स्लाइड पे सूक्ष्मदर्शी से जब देखेंगे तो क्या क्या दिखेगा, कौन कौन सी संरचनाएं होंगी, उन्हीं सबको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आपने देख तो लिया, अगर नहीं देखा तो वीडियो पहले पॉज कीजिए, देख करके आइए फिर पढ़िए, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि भाई मान लीजिए कि ये नर युग्मोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारे मन में आता है कि इसका आकार कैसा होता होगा। ठीक है, आकार के बारे में आता है, क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पर ज्यादातर गोलाकार होते हैं और व्यास 25 से 50 माइक्रोमीटर होते हैं। लेकिन एक बात है, अगर आप विभिन्न पौधे, भाई एक पौधा तो है नहीं, तमाम सारे पौधे हैं कि नहीं है, तमाम सारे पौधे हैं, कई सारे पौधे हैं, तो अगर सभी के परागकण को निकाल करके देखा जाए तो सब गोलाकार नहीं होते, कुछ का आकार अलग अलग होता है। समझ में आया? लेकिन हाँ, ये बात है कि ज्यादातर पौधों में जो परागकण होते हैं गोलाकार होते हैं, गोल जैसे होते हैं, गेंद जैसे होते हैं, मतलब छोटे होते हैं, गेंद जैसे। आकार इनका ये लिखा है 25 से 50 माइक्रोमीटर। तो समझ में आया? एक बात तो समझ में आ गई कि ये नर युग्मोद्भिद का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी बात ये कि ये ज्यादातर कैसे होते हैं, गोल होते हैं, आकृति इनकी गोलाकार होगी, गोल से होंगे और आकार इनका 25 से 50 माइक्रोमीटर होगा। ठीक है, अब अगर आप उसका और अध्ययन करेंगे तब आपको पता लगता है कि इसमें दो स्तर होते हैं, मतलब दो परत होते हैं। ठीक है, दो परतों से मिलकर के परागकण का निर्माण होता है। वो कौन कौन से होते हैं, अब हम लोग उन्हें देखते हैं। और ये अभी हम दो चीजें मिटा दे रहे हैं क्योंकि लिखने की जगह कम है, तो हम यहीं पर लिखेंगे, इसलिए अब हम इसको मिटा रहे हैं। ना लिखे हो तो आप इसको पुश करके या वीडियो आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है भैया परागकण। ठीक है, इसको बोलते हैं बाह्य चोल। बाह्य का मतलब क्या होता है, बाहर का आवरण। चोल का मतलब आवरण होता है और बाह्य का मतलब क्या होता है, बाहर, है कि नहीं। इसको बोलते हैं अंतःचोल। अंतःचोल का मतलब क्या हो जाएगा फिर, अंदर का आवरण। ठीक है, और इसको बोलते हैं, ये है कायिक कोशिका कहते हैं इसको। संरचना बना लेते हैं, आपको समझाने में आसानी होगी। कायिक कोशिका, ठीक है।
और एक होती है इस यहाँ पर एक जनन कोशिका, जनन कोशिका, ठीक है। जनन कोशिका, ठीक है। तो अब आपको इसमें देखो, यहाँ पर भी हमने वही लिखा है, यहाँ पर हम इसमें पढ़ते चलेंगे, इसमें आपको समझाते चलेंगे, इसलिए हमने बना लिया। देखिए परत की बात करें तो दो परत होती हैं, दो स्तर होते हैं, एक अंतःचोल, एक बाह्य चोल। तो सबसे पहले हम बाह्य चोल के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए जो बाह्य चोल होता है यह स्पोरोपोलेनिन से बना होता है, ठीक है। किससे बना होता है? स्पोरोपोलेनिन से बना होता है, ठीक है। अब स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, ठीक है, यह सुरक्षा प्रदान करने, क्योंकि बाहरी आवरण है तो भाई सुरक्षा तो प्रदान करेगा ही, है कि नहीं। हम लोग अगर मान लीजिए हमारे ऊपर आप रंग डालेंगे तो पहले कपड़ों पे पड़ेगा, हमारी त्वचा पे बाद में जाएगा, है कि नहीं। तो कोई पहले नुकसान होता है तो पहले ये देखता है, मतलब बाह्य चोल क्या करता है? सुरक्षा का कार्य करता है और स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, ठीक। इसके बारे में बताते चले आपको कि स्पोरोपोलेनिन क्या होता है। यह सबसे मजबूत, अगर पादप जगत में बात करें तो सबसे मजबूत पदार्थ होता है, ठीक है। मतलब कि और इसी के कारण, क्योंकि सबसे ज्यादा मजबूत होता है, इसके कारण परागकण में अत्यधिक ताप और दाब को सहने की क्षमता आ जाती है। आया समझ में? क्योंकि भाई मजबूत है ना, मजबूत ऊपर वाला आवरण तो मजबूत ही है, तो अंदर इतनी जल्दी नुकसान नहीं पहुंचता है, ठीक है। तो बाह्य परत जो होता है, जैसे आपने उदाहरण के लिए सुना होगा, सुना क्या, देखा होगा गांव में जैसे लोग बच्चों को कंबल शुरुआत में जैसे पैदा होते हैं, जन्म होता है तब उनको बढ़िया सा उड़ा बिढ़ा करके रखते हैं, है कि नहीं। लेकिन अगर ना रखें तो बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है कि नहीं, उसकी तबीयत खराब हो सकती है, कुछ हो भी सकता है उसे, है कि नहीं। उसी तरीके से जब परागकण परागकोश से निकलते हैं तो ये भी उसके ऊपर एक आवरण लगा देते हैं स्पोरोपोलेनिन का, कि भैया जाओ तुम जहां रहोगे सुरक्षित रहोगे, ये आशीर्वाद है, ठीक है। पौधे उसको आशीर्वाद रूप में स्पोरोपोलेनिन देते हैं कि भैया जाओ, अब तुम्हारे ऊपर ताप और दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा, बहुत गर्मी भी हो जाएगी 70 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री सेल्सियस तो भी तुम नहीं मरोगे, और बहुत तापमान भी कम हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा तो भी इतनी जल्दी तुम नहीं मरोगे, ठीक है। क्योंकि जैसे हम लोग तो भाई अपने बच्चों को कंबल उड़ा करके बचा लेते हैं, ये लोग बचाने के लिए, परागकण को बचाने के लिए उसके ऊपर स्पोरोपोलेनिन की परत चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत मजबूत होता है, पादप जगत का सबसे मजबूत पदार्थ होता है ये, ठीक है, एक रसायन होता है, और इसमें इसके कारण परागकण में क्षमता आ जाती है ताप दाब को सहने की। समझ में आ गया ना, सुरक्षा का प्रमुख रूप से कार्य करता है, हमने इसके बारे में भी बता दिया। उसके बाद परागकण के बाह्य चोल में द्वारक या रंध्र पाए जाते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। जो बाह्य चोल होता है इसमें आप देख रहे हैं एक जगह पर खाली खाली है, पूरा गोल सा नहीं है कि नहीं। तो एक जगह पर जो छिद्र पाया जाता है, बाह्य चोल होती है जो, उसमें एक छिद्र पाया जाता है जिसे जनन छिद्र कहते हैं। समझ में आया भाई, इसको निकलना भी तो है बाहर कि अंदर ही रहेगा। परागकण बना किस लिए है? कि वो बाहर आकर के निषेचन कर सके, है कि नहीं। तो इसको बाहर निकलने के लिए एक स्थान ऐसा होता है जहां पर ये स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता, क्योंकि अगर यहां पर भी पाया जाता तो ये तो अंदर ही सड़ जाता, मर जाता है कि नहीं। तो इसको निकालने के लिए एक स्थान ऐसा होता है जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाई जाती। अब नहीं पाई जाएगी तो ये यहीं से निकलेगा बाद में। समझ में आया जनन छिद्र के बारे में। अगला देखते हैं, अब चलते हैं अंतःचोल की तरफ। हम लोग अब देखते हैं अंतःचोल। अंतः का मतलब क्या होता है? अंदर, अंदर की, चोल का मतलब आवरण, अंतः मतलब अंदर, मतलब अंदर का आवरण। अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इस पर कोई स्पोरुलिन ये सब वो सब नहीं होता, बहुत ज्यादा कठोर स्तर नहीं होता है ये कैसा होता है देख लेते हैं इसे भी। यह पतली तथा सतत परत होती है जो सेलुलोज तथा पैक्टिन की बनी होती है। ये वाली परत किससे बनी होती है? सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है। आपने कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा है,
आपने उसे कई बार पढ़ा है ना, कि कोशिका भित्ति जो पादपों में होती है सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, विशेषता सेलुलोज की। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी अंतःचोल में भी एक भित्ति पाई जाती है जो बनी होती है कोशिका जो सेलुलोज से और पैक्टिन से बनी होती है। मतलब ये जो अंदर वाली परत होती है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से और पैक्टिन से बनी होती है। समझ में आ गया ना? ये चीज समझ में आ गया ना? अंतःचोल किससे बना होता है? बाह्यचोल तो आपको समझ में आ ही चुका है। अंतःचोल किससे बना होता है पता लग गया। अब उसके आगे देखते हैं, बनी होती है परागकण का जीवद्रव्य एक प्लाज्मा भित्ति से घिरा होता है। मतलब इसका जो जीवद्रव्य होता है ना, अंदर जीवद्रव्य होता है, तो इसके ऊपर एक भित्ति पाई जाती है। देखिए हमने एक लकीर सी बना रखी है गोल गोल, है ना। तो एक पतली भित्ति से या पतली झिल्ली कह सकते हैं से घिरी होती है। ठीक है, इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। समझ में आया? अंतःचोल के अंदर भी एक झिल्ली होती है, मतलब उसका जो अंतःचोल के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य होता है, उसके चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। समझ में आया? उसके बाद इसमें दो संरचनाएं देख रहे होंगे आपको, एक को हमने कायिक कोशिका लिखा है और एक को हमने जनन कोशिका लिखा है। तो अब कायिक कोशिका क्या होती है, इसका क्या कार्य होता है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने कायिक कोशिका लिख रखा है। कायिक कोशिका यह आकार में बड़ी होती है तथा पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, क्या करेगी? पोषण प्रदान करने का मतलब भोजन प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ लेकर के निकलते हैं कि ऐसे निकल लेते हैं, है कि नहीं? आपके पास पैसा होगा आपके पास, या फिर कुछ खाने के लिए लेकर जाएंगे कहीं पर अगर आप जा रहे हैं, है कि नहीं? तो उसी तरीके से परागकण शरीर पौधे से बाहर निकल रहा तो मरेगा थोड़ी, वो भी सोचता है कि हमें कुछ चाहिए। और भाई जैसे घर में सबके क्या होता है, सबकी मम्मी क्या करती हैं, कुछ ना, अगर आप स्कूल जाते हैं या कहीं पर जाते हैं दूर जाते हैं तो खाना बना करके दे देती हैं कि भाई रास्ते में खा लेना जरूरत पड़े तो, यही तो करते हैं। तो पौधे भी समझदार हैं, पौधों के लिए, पुष्प के लिए उसके बच्चे हैं परागकण। समझ में आ रहा? परागकण बच्चे हैं तो क्या करते हैं पौधे कि इसको एक कायिक कोशिका दे देते हैं परागकण को। परागकण ये जनन कोशिका होती है। ठीक है, यही आगे चल करके निषेचन में भाग लेती। तो भाई इसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। मान लो यहां से एक पुष्प यहां पर है, दूसरा पुष्प भाई 2 किलोमीटर दूर है, तो इसको मान लो वहां तक जाने में पता नहीं कितना समय लगे ना लगे, तो ऊर्जा कहां से मिलेगी? मर जाएगा ये तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए कायिक कोशिका काम देती है और यह पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। समझ में? आकार में मतलब छोटी है और पोषण मतलब भोजन प्रदान करने का कार्य करती है। किसको करेगी? जनन कोशिका को। अब दूसरी है जनन कोशिका, हमने ये पढ़ रखा है इसको। यह देखो, यह आकार में छोटी होती है, मतलब किससे छोटी होती है? कायिक कोशिका से छोटी होती है और कायिक कोशिका में तैरती रहती है। समझ में आया? तैरती रहती है भैया, हाथ पैर नहीं होते हैं फिर भी ये क्या करती है? तैरती रहती है। ठीक है, जैसे आपने एक अच्छा उदाहरण है अंडा का। आपने अंडा देखा होगा, अंडे में एक पीला हिस्सा होता है गोल सा और एक सफेद हिस्सा होता है कि नहीं? तो पीला हिस्सा ही समझ लीजिए क्या है? जनन कोशिका है, और वो जो हिस्सा है सफेद वाला हिस्सा है वो क्या है? कायिक कोशिका है कि नहीं? तो उसी तरीके से यहां पर भी होता है, कायिक कोशिका उसको पोषण देगी, फिर वो आगे चल के निषेचन में भाग ले सकता है। समझ में आया? जनन कोशिका आकार में कैसी होती है? छोटी होती है और कोशिका कायिक कोशिका में तैरती रहती है। तैरना तो सभी लोग जानते होंगे, है ना? तो ये जनन कोशिका समझ में आया ना? यही आगे जाकर के निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेती है, पुष्प के अंदर जाती है वर्तिकाग्र के माध्यम से। समझ में आया ना? वर्तिका में जाती है। तो ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं 60% से अधिक आवृतबीजी पादपों के परागकण 2 कोशिकीय अवस्था में मिलते हैं। क्या लिख दिया यहाँ पर? नहीं समझ में आ रहा? देखिए ये कह रहा है, एनसीईआरटी की लाइन है, ये यह बात कह रही है कि भैया जितने भी पादप है ना, मान लीजिए 100 पेड़ हैं आवृतबीजी के, तो उसमें से 60
पेड़ों में, पौधों में तो जो कोशिका मिलेगी, जो परागकण मिलेंगे वो दो कोशिकीय अवस्था में मिलते हैं, मतलब एक जनन कोशिका और एक कायिक कोशिका। आया समझ में? मतलब इसी अवस्था में मिलते हैं, एक कायिक कोशिका पाई जाती है और एक जनन कोशिका पाई जाती है। अब आपके मन में आएगा कि भैया बताइए कि 60% पौधों में अगर एक जनन कोशिका और एक कायिक कोशिका पाई जाएगी परागकण में, तो बाकी के परागकण में कितना पाई जाएगी, है कि नहीं? तब आपको वहां पर ध्यान देना है। तो वहां पर बाकी के जो परागकण होंगे उनमें, मतलब कि जो 40% परागकण हैं उनमें जनन कोशिका एक भाग में और कायिक कोशिका एक भाग होती है और दो जनन कोशिकाएं पाई जाती है 40% पादपों में। आया समझ? मतलब उसी का विभाजन हो जाता है। समझ में आया? तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि भाई परागकण का आकार कितना होता है, परागकण में कितने स्तर होते हैं, कौन से स्तर का क्या कार्य होता है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं परागकण से हमें कुछ नुकसान भी होते हैं और फायदे भी होते हैं। तो हम अब हानि और लाभ देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं परागकण से होने वाले लाभ और हानि। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं परागकण से होने वाली हानियां क्या क्या हैं। देखिए, परागकण क्या होते हैं? कभी कभी हवा के माध्यम से या फिर किसी जीव के माध्यम से उड़ते हैं, या फिर कभी जाने अनजाने में, मान लीजिए हम खेतों में घुसते चले गए, हमें सरसों के फूल अच्छे लगते हैं और घुसते चले गए, फोटो खिंचवाया, तो कभी कभी सांस जब हम लोग लेते हैं ना, तो सांस के माध्यम से अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो अंदर चले जाते हैं तो इससे एलर्जी हो जाती है किसी किसी को। ठीक है, सबको नहीं होता है ज्यादा जाएंगे तो सबको भी दिक्कत होगी, तो एलर्जी का कारण बनते हैं। ठीक है, काफी लोगों को ये दिक्कत इतनी ज्यादा होती है कि वो लोग दवा कराते कराते परेशान हो जाते हैं, कोई भी फायदा नहीं होता है कि नहीं? बहुत कम होता है। एलर्जी समझ रहे ना, मतलब कि अंदर चले जाएगा तो उससे उनको सांस फूल सकती है या फिर चकत्ते पड़ सकते हैं शरीर पर, ऐसे कुछ लक्षण दिखने लगते हैं। आया समझ में? उसके बाद अस्थमा, उन्हें सांस लेने में सांस फूलने लगती है। आपने अस्थमा का नाम सुना होगा, है कि नहीं? सांस की बीमारी होती है, ठीक है, जिसमें लोगों को की सांस फूलने लगती है, तो ये भी परागकण के कारण से भी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद श्वसनी वेदना, सांस वेदना का मतलब होता है दर्द, श्वसनी का मतलब क्या होता है? सांस लेने में कभी कभी तकलीफ होने लगती है। अगर ये परागकण ज्यादा मात्रा में चले जाते हैं हमारे अंदर, तब फिर क्या होता है? वेदना होने लगती है, दर्द होता है। समझ में आया? मतलब प्रमुख रूप से यही दर्द है और अस्थमा और मतलब कई सारी बीमारियां होती हैं परागकण की वजह से। ये सब देख ली, 2-3 प्रमुख थी, हमने बता दी। उसके बाद अगर हम परागकण से लाभ की बात करें तो भाई, चूंकि देखिए परागकण में कायिक कोशिका तो है ही, पोषण से भरपूर है, आपने पढ़ ही लिया। तो जब पोषण से भरपूर है, इसका मतलब अगर परागकण को खाएं, उसके नाक से ना खाएं, नाक से खाएंगे तो बीमारियां हो जाएंगी। अगर हम लोग उसे खाएं तो हमें भी तो पोषण प्राप्त होगा, है कि नहीं? किसी ने सोचा और उसकी दवाइयां बनाना शुरू कर दी। अब मार्केट्स में इसके, क्योंकि इसमें काफी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन्स होती हैं, विटामिन्स होती हैं, इसलिए परागकण के से बनने वाले कई सारे मार्केट्स में, खास करके विदेशों में तो अब इनका चलन हो गया है, यूज करते हैं। टैबलेट्स आती हैं, कैप्सूल्स आते हैं, बीपोलिन नाम से आती हैं, है ना? तो समझ में आ रहा है ना कि इनका यूज दवाओं के रूप में भी अब किया जाता है पोषण प्राप्त करने के लिए। और जो अश्वधावक होते हैं, जो एथलीट होते, जो दौड़ने वाले होते, रेस लगाने होते, है ना, उनको भी काफी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है, तो वो लोग भी इन कैप्सूल्स का यूज करते हैं। ठीक है, और घोड़ों को, क्योंकि घोड़े काफी जो मतलब रेसिंग वाले घोड़े होते हैं, उनको भी ये सब चीजें खिलाई जाती है। तो फायदे आपको पता चल गए ना कि हमें लाभ क्या होते हैं, क्योंकि पोषण से भरपूर होते हैं, इसलिए इनके कैप्सूल्स और सिरप तक आते हैं, सिरप भी आते हैं, और इनका खिलाड़ी भी यूज करते हैं। घोड़े जो दौड़ाते हैं ना, घोड़े दौड़ने वाले होते हैं, उनको भी खिलाया जाता है, जिससे कि उनकी एनर्जी बनी रहे। तो ये हो गए इसके फायदे और नुकसान।
समझ में आया। उसके बाद अगर हम बात करें एक और की, हमने अभी बताया था कि भाई देखिए पराग कोश से परागकण निकलते हैं, तो निकलने के बाद में वो कितने दिन तक जीवित रहेंगे? ऐसा तो है नहीं भाई, स्पोरोपोलेनिन है तो क्या वो हमेशा के लिए जीवित थोड़ी रहेंगे? उसके अंदर जो कायिक कोशिका है, जनन कोशिका है, वो तो मृत होगी। स्पोरोपोलेनिन जिंदा रहेगा तो भाई वो तो सुरक्षा का ही प्रदान। हमें अगर मान लीजिए हमारे पास में बॉडीगार्ड लगे हुए हैं तो वो बाहर के जीव हमें ना मार सके, कोई हमें नुकसान ना पहुंचा सके, यही तो कर सकते हैं कि हमारे प्राण जाने से रोक लेंगे। वो नहीं रोक पाएंगे, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि परागकण जब परागकोश से बाहर निकलते हैं तो निकलने के बाद में उनकी जीवन अवधि भी होती है। ठीक है, जो धान के पौधे होते हैं, गेहूं के पौधे होते हैं, उनमें लगभग 15 दिन तक, 15 दिन तक लगभग की 30 मिनट होते हैं। ठीक है, 30 मिनट तक उनके परागकण की अवधि होती है, जीवन अवधि होती है पराग, उसके बाद वो नष्ट हो जाते हैं। और जो जैसे गुलाब है या फिर जो दालें होती हैं प्रमुख रूप से, उनमें ये जीवन अवधि 1 महीने की होती है। समझ में आया? तो मतलब विभिन्न पौधों में ये भिन्न भिन्न जीवन अवधि परागकणों की पाई जाती है। आया समझ में? अब इसके बाद भाई अब मान लीजिए जैसे मनुष्यों में होता है, जानवरों में आपने देखा होगा कि जानवरों के डॉक्टर क्या करते हैं कि जानवरों के सीमेन को, वीर्य को इकट्ठा बगल में रखते हैं ना, एक सिलेंडर रखते हैं, उसमें भर के रखते हैं, जब गर्भाधान कराना होता है तब उसका यूज करते हैं। उसी तरीके से मनुष्यों में तो किया, मनुष्य में भी ऐसा होता है, इसको कृत्रिम गर्भाधान बोलते हैं। ठीक है, जानवरों में भी होता है, मनुष्यों में भी होता है, और ये पौधों में भी पाया जाता है। आप अगर उनको रखना चाहें, किसी पौधे के परागकण को रखना चाहें, तो आप नाइट्रोजन गैस जो होती है उसकी उपस्थिति में -196 डिग्री सेल्सियस के ताप पर रख सकते हैं, हजारों वर्षों तक वो मरते नहीं है। समझ में आया? तो अभी आप लोगों ने इसमें क्या पढ़ा या फिर हमने क्या पढ़ा, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ये परागकण की पूरा समाप्त होता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग स्त्री केसर के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो अभी इसको एक लाइन में हम समाप्त कर देते हैं कि हमने क्या पढ़ा क्या है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो परागकण होता है, परागकण में दो परत होते हैं, बाह्यचोल जो स्पोरुलिन का बना होता है, अंताचोल जो पैक्टिन का बना होता है और सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, पैक्टिन और जो अंताचोल होता है उसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका। ठीक है, कायिक कोशिका पोषण देने का कार्य करती है और जनन कोशिका उसी में तैरती रहती है, उससे पोषण प्राप्त करती है और निषेचन क्रिया में भाग लेती है। ठीक है, उसके बाद हमने हानियां देखी, इनसे हमें कुछ नुकसान होते हैं, अस्थमा, दमा, बीमारी कई सारी हो जाती हैं, और कई सारे फायदे भी होते हैं जो खिलाड़ी लोग हैं वो लोग यूज करते हैं। उसके बाद हमने पराग भंडार के बारे में पढ़ा, या इसे पराग बैंक भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आप पराग कणों को अगर संचित करना चाहें तो नाइट्रोजन की उपस्थिति में नाइट्रोजन गैस ले लीजिए और -196 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर अगर आप किसी भी पराग कण को रख देंगे तो उसे असीमित समय तक, हजारों वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को, लेक्चर क्या वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना? तो अगर समझ में आया है तो हमारा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक हमारा होगा स्त्री केसर। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।